नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीताना स्वागत करता हूँ आप सभी का। क्लास में देवकी आ चुके हैं, दीशु यादव है, पूनम मेघवाल है, खुशी है, गुंजन श्रीवास्तव है, गुंजुन शिकरवार है, ठीक है, और तनिका है, अवंतिका मिश्रा है, तान्या है, खुशी है, दीशु है, पूनम है, और ये मुस्कान कनौजिया, राधे राधे सर, ठीक है, वैशाली, आदित्य। बहुत सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो देखो कौन आया है, कौन आया है क्या ही लिख रहे हो तुम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू दीक्षा। चलो अंशुल, मेरे भाई चीते, यहाँ ध्यान दीजिए। ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हम पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं कि पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से रेडी होते हैं। तो पॉलिटी के सभी कंप्लीट थ्योरी पर, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल्स पर अच्छे तरीके से चर्चा जो है यहाँ पर की जा रही है। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, चलो। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपसे हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, रुक जाओ, अभी 10 दिन मुझे दो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि वो चीज आप कहां पढ़ सकते हैं। अब थोड़े से रुक जाओ, नहीं हाथ छोड़ दूंगा मैं तुम पे, ठीक है, अगर ना रुके तो। यहाँ ध्यान दो बाबू, प्यार से ध्यान दीजिए आप। टॉपिक बेसिकली क्या है? टॉपिक बेसिकली आपका क्या देखने को मिल रहा है? भारतीय संविधान का स्वरूप जो है ये हम पढ़ने वाले थे। इसके अंदर शेड्यूल्स का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। शेड्यूल्स का थोड़ा सा पोर्शन करने के बाद फिर हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना? जी हाँ। एक बच्चा है, कह रहा है सर शेड्यूल छठवीं को एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा छठवीं शेड्यूल में क्या था? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र थे उनका प्रशासन कैसे होगा, ये चीज तय करी गई थी। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर बात करें कि आर्टिकल 244 के दूसरे क्लॉज के अंदर बताया गया था कि भाई ये जितना भी ऐसा एरिया होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का, उस सभी का जो प्रशासन होगा बेसिकली वो प्रेसिडेंट करेगा। उसके बारे में वहां चर्चा की गई थी। ठीक है, चलिए याद रखें। कुलदीप मेरे चीते, क्लास के अंदर ध्यान दो। 8वीं अनुसूची तक हो चुका था, हेडिंग डालेंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। मिश्रा जी, कोई बात नहीं। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मिश्रा जी कि आपके लिए चीजें अच्छी की जाए। ठीक है, ओके। पूनम, मैं भी कोशिश करता हूं बच्चे। ठीक है, आप तो रुक जाओ तो भैया, मैं कुछ लिखूं। ठीक है, जो भी आपके डाउट है आज मैं आपके डाउट लूंगा। जीएस के रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट आप बता दीजिएगा, क्लास के लास्ट में डाउट लूंगा। ठीक है, मतलब जो भी डाउट है, सब्जेक्टिव है, जैसे भी है, वो क्लास के लास्ट में। अभी पहले टॉपिक स्टार्ट कर देने दो। ठीक है, अब समझो। हम पढ़ चुके थे 8 अनुसूची लेकिन भारत के संविधान में होती है 12 अनुसूचियां। तो 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, वो समझिएगा। तो 8 अनुसूची के बाद जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, इसके बारे में अपन लोग इधर चर्चा करने वाले। हेडिंग डालिए, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल, समझिए। ठीक है, कहां पे लिखूं? हाँ ठीक है, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची आप समझिएगा। 9th शेड्यूल आपको समझनी होगी बाबू। 9th शेड्यूल के अंदर एक बड़ी ही क्लासिक बात की गई है, बड़ी ही क्लासिक बात की गई है। क्या? कि इसको शुरुआती तौर पर नहीं जोड़ा गया था, वे अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई। लेटर एडेड शेड्यूल्स, लेटर एडेड शेड्यूल्स, लेटर एडेड शेड्यूल्स, बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां, 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 गई अनुसूचियां, बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां। ये ऐसी शेड्यूल्स जो बहुत बाद में जोड़ी गई हैं, बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां, शेड्यूल्स दैट वर एडेड लेटर, उसमें आती है 9वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई? सर इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 में। पहले संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलो
और दूसरा बाबू ये है कि 9वीं अनुसूची के अंदर क्या कहा गया है, इसका विषय क्या है बाबू? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म इसमें जोड़ा गया था। लैंड रिफॉर्म इसमें जोड़ा गया, भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म इसमें जोड़ा गया। ठीक है, चलो लैंड रिफॉर्म इसके अंदर जोड़ा गया। अब भूमि सुधार का मतलब क्या होता है? जैसे जमींदारी प्रथा पर रोक लगाना, जागीरदारी प्रथा पर रोक लगाना, जमींदारी प्रथा पर रोक लगाना, प्रोहिबिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी प्रथा पर रोक लगाना, जागीरदारी प्रथा पर रोक लगाना, जमींदारी जागीरदारी पर रोक लगाना, है ना। तो ये सब चीजें जो की जाती है 9वीं अनुसूची के थ्रू ही की जाती हैं। यही है 9वीं अनुसूची, 1951 में ऐड की गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, एक और बात आती है, आपसे पूछा जाता है चकबंदी जो होती है, चकबंदी, वो उत्तर प्रदेश में, आप हरियाणा से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, ठीक है, तो आप इस बात को समझ पाएंगे चकबंदी क्या होती है। गांव में चकबंदी कराई जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूं, प्राइम एग्जांपल है हमारा। हमारे जो खेत थे पहले, वो हमारे गांव में अलग अलग जगह थे। एक इस कोने पे था, एक दूसरे वाले कोने पे था, एक दूसरी जगह था। तो जब चकबंदी हुई, मेरे सामने हुई थी चकबंदी, ठीक है, तो जब चकबंदी हुई तो हमारे सारे खेत जो है एक जगह कर दिए। ठीक है, वो होती है चकबंदी। चकबंदी, अलग अलग चक को एक जगह बांध देना, चकबंदी। और जो ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, भूमिहीन किसान थे, तो उनको ग्राम समाज की जमीन में से 2-2 बीघा, 3-3 बीघा, 4-4 बीघा जमीन दे दी गई। तो चकबंदी भी 9वीं अनुसूची का ही एक विषय है, चकबंदी। चकबंदी सुधार भी इसी आधार पर हुआ, सुधार इसी आधार पर हुआ, इसी आधार पर। ठीक है, तो चकबंदी सुधार भी इसी आधार पर हुआ था। चकबंदी भी इसी आधार पर हुआ था। अब इसके अंदर एक जमींदारी प्रथा देख रहे हो। इसमें क्या होता है कि जो जमीन है, जमीन वो पहले एक व्यक्ति को दे दी जाती थी, पूरे गांव की जमीन। अब वो आदमी क्या करता था, वो कहलाता था जमींदार। वो जितने भी लोग हैं गांव में रहते थे, उन सबको जमीन दे देता था कि किराए पे करने के लिए लगान लेता था। बदले में वो लगान अंग्रेजों को दे देता था, तो वो कहलाता था जमींदार। तो जमींदारी प्रथा को शुरू कब किया गया था? सो जमींदारी प्रथा को शुरू किया गया 1792 में। किसके द्वारा शुरू किया गया? इसको कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। स्टार्टेड बाय कॉर्नवालिस, बाय कॉर्नवालिस। किसने स्टार्ट किया था इसको? कॉर्नवालिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, बाय कॉर्नवालिस, स्टार्टेड बाय कॉर्नवालिस, बाय कॉर्नवालिस। इसको कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, है ना। चलिए दूसरा बेटा, इसी को आगे चल के जमींदारी प्रथा ही 1793 में स्थायी बंदोबस्त कहलाई। ये आगे चल के स्थायी बंदोबस्त कहलाई, बंदोबस्त कहलाई। तो सबसे पहली बार अगर मैं बात करूं कि ये जो चीज है, इसको रोका कब गया? स्थायी बंदोबस्त को या जमींदारी प्रथा को कब रोका गया? सर 9वीं अनुसूची के द्वारा 1951 में इस चीज को रोका गया, इस चीज पर रोक लगाई गई। ठीक है जी हाँ, बात है समझ में? हाँ, तो ये होती है बाबू चकबंदी। चकबंदी सुधार इसी आधार पर हुए थे। अब अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट आपको देखने को मिलती है 10वीं अनुसूची। 9वीं हो गई, हेडिंग डाली 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगी। अब 10th शेड्यूल का मतलब समझिए, 10th शेड्यूल क्या होती है। देखो बेटा, 10th शेड्यूल इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, 10th शेड्यूल इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। क्या भला 10th शेड्यूल कब आई? सर ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में आई थी। कब आई थी? 52वां संशोधन, 52वां संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1952 में ही आई थी, 1985 में आई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आपको ये देखने को मिली। ठीक है, ओके सर।
अब इसके बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे कि इसका मैटर क्या है, इसका मैटर क्या है वो समझो। इसका विषय क्या था? दल बदल। बेटा दल बदल था, दल बदल विरोधी नहीं था। टीचर गलत लिखवाते हैं, दल बदल विरोधी लिखवाते हैं, जो कि गलत है। दल बदल इसका कानून था, कानून का नाम था दल बदल। एक केस आपको देखने, इसको बोलते हैं डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। एक केस आपको देखने को मिलता है आया राम और गया राम। तो आया राम और गया राम का जो केस था, लोग पार्टियां बदल ले रहे थे कपड़ों की तरह। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, मैं कपड़े बदलता हूं, तो लोग ऐसे पार्टी बदल रहे थे। आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में, परसों जनता दल में, उससे अगले दिन कम्युनिस्ट पार्टी में। तो लोग आया राम और गया राम की जो रणनीति है उसके तहत इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी पार्टी चेंज कर दे रहे थे। इलेक्शन जीतने के बाद फिर पार्टी बदल ले रहे थे। इस वजह से ही आया राम और गया राम के आधार पर आया राम और गया राम, आया राम और गया राम का जो एक मामला था, पार्टियां चेंज करने के लिए था ये आया राम और गया राम। ठीक है, इसके आधार पर ही दल बदल कानून को इंट्रोड्यूस किया गया। जीते हुए दल का कोई भी नेता अपनी पार्टी का परिवर्तन 6 माह के अधीन नहीं कर सकता। जीते दल का नेता 6 माह में पार्टी परिवर्तन नहीं कर सकता, पार्टी परिवर्तन नहीं कर सकता, नहीं करेगा, नहीं करेगा। करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। अगर करता है तो सदस्यता निरस्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी था। क्लियर? जी हाँ, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात बेटा, डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ और बात होती है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे यह किसी दल पर लागू नहीं होता, यह केवल नेता पर लागू है, दल पर लागू नहीं है। बहुत प्राइम एग्जांपल लेता हूं। अभी आपने देखा इलेक्शन हुए 18वीं लोकसभा के, तो कहा गया कि अगर बीजेपी को समर्थन दिया गया जेडीयू के द्वारा, जेडीयू कौन है बाबू? जनता दल यूनाइटेड, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी है। तो आप खुद सोचो, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग लड़ा था चुनाव, हाँ, तो चुनाव में जीतने के बाद नीतीश कुमार उनको अपना समर्थन कैसे दे देगा? बेटा वहां पार्टी दे रही थी पूरा समर्थन, नीतीश कुमार अकेला नहीं दे रहा था। तो इसमें एक प्रोविजन यह भी होता है कि यह संपूर्ण दल पर लागू होता है, यह दल पर लागू नहीं होता, केवल नेता पर लागू होता है। यह केवल नेता पर लागू है, दल पर नहीं। केवल नेता पर लागू है, दल पर नहीं। यह केवल नेता पर लागू है, दल पर नहीं है, दल पर नहीं। किस पे इंपोज करता है मेरे बच्चे? ये आदमी पर लगता है, जो भी आदमी होता है, नेता होता है। ठीक है, ये दल पर नहीं लगता, पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगता, पार्टी पर दल बदल नहीं लगता, पार्टी चेंज कर सकती है। ठीक है, एक दल भी होता है हमारे यहां, एक कॉलिएशन भी होती है, कॉलिएशन। 4 पार्टी अगर साथ में आ जाए, जैसे इंडिया है, आप आज की डेट में एक पार्टी देख रहे हो IND, इंडिया। अब बहुत सारे दल हैं इसमें शामिल, कांग्रेस इसमें शामिल है, ठीक है, और कांग्रेस के और भी दल हिस्से इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो वो बात होती है। अब जैसे एनडीए है, बीजेपी में शामिल है, तेलुगु देशम पार्टी शामिल है, टीडीपी शामिल है, और जनता दल यूनाइटेड शामिल है, शिवसेना उधम शामिल है, तो ऐसे। अच्छा, एक और बात, अगर 2/3, अगर किसी पार्टी के 2/3 नेता पार्टी बदलेंगे तो भी ये नहीं लगेगा। 2/3 नेता यदि पार्टी बदले तब भी दल बदल नहीं लगता, तब भी दल बदल नहीं लगता, तब भी दल बदल नहीं लगता। अगर मुझे लग रहा था छींक आ रही है, पर आई नहीं। अगर 2/3 नेता ऐसे होते हैं जो पार्टी बदलने के लिए तैयार है, तो भी दल बदल जो है वो नहीं लगता है, तो भी दल बदल बेटा नहीं लगता है। ठीक है, अब दल बदल विरोधी क्यों कहते हैं? सर हमने देखा दल बदल विरोधी भी लिखा होता है किताबों में। बेटा वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि इसी दल बदल का 1989 में इसको और सख्त किया गया था।
दल बदल विरोधी कानून आया था 1989 में। क्या हो गया था? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ बना था। क्या बना था बेटा? एंटी डिफेक्शन लॉ ये बन गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये बन गया था। अब जो बच्चे इंग्लिश में पूछ रहे हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, इट्स नॉट फॉर पार्टी, इट्स नॉट फॉर पार्टी, नॉट फॉर पार्टीज। ये दलों पर लागू नहीं होता। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी अनअफेक्टेड। 2/3 मेजोरिटी अनअफेक्टेड, ऐसे बेटा याद रखना है। 2/3 मेजोरिटी अनअफेक्टेड। ठीक है, अगर समझ में आया तो बताओ यार। सर जो एमएलए कैसे बदले जाते हैं बेटा? एमएलए बदले जाते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें बोलते हैं, सॉरी, मिनिस्टर ट्रेडिंग बोलते हैं। मिनिस्टर ट्रेडिंग में होता है 2/3 नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो दल बदल नहीं लगता। लेकिन अगर 2/3 की जगह 1/3 जाएंगे तो दल बदल लग जाएगा, और वो दल बदल सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये है बेटा 10वीं अनुसूची। अब हम आगे हेडिंग डालते हैं और देखते हैं 11वीं अनुसूची। पेपर में आया है ये, जी हाँ बेटा। करंट अफेयर की क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सर्च कर लेना आप, सर्च कर लेना आप, ठीक है। अब हेडिंग डालिए तगड़े तरीके से, तगड़े तरीके से अब आप हेडिंग डालेंगे बहुत बढ़िया लेवल पे। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, चलिए, 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची बाबू आपको देखने को कैसे मिलती है, कब आई है? ये आती है बाबू आपकी 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में आया था। लागू कब से होता है? 1993 से होता है। तारीख 24 अप्रैल। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिन के तौर पर भी मनाते हैं। पंचायती राज दिन, पंचायती राज दिवस के तौर पर भी इसको मनाया जाता है। पंचायती राज डे के तौर पर भी इसको मनाया जाता है। पंचायती राज डे के तौर पर भी मनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, एक बच्चे को वो क्लियर नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ। बेटा इन एंटी डिफेक्शन लॉ, if a minister change its party within 6 months of winning the election, then according to anti-defection law his seat will be provoked. He will not be continued to as a minister because anti-defection law eliminate his post if a person change its party within 6 months of election. ठीक है, चलो यहां दिमाग लगाओ। 11वीं शेड्यूल के अंदर मेरे बच्चे बताया गया था कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज दिवस के तौर पर 24 अप्रैल को लागू होता है, इंपोज होता है। ठीक है, इंपोज होता है। अब इसका विषय क्या है? सर इसका विषय है ग्राम पंचायत। इसका विषय क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। इसका विषय है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, है ना। इसमें क्या देखने को मिल जाएगा? ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के बारे में समझिएगा। देखो बेटा, ग्राम पंचायत वाला जो सिस्टम चलता है जिसमें हम पढ़ते हैं 11वीं शेड्यूल को, इसमें क्या होता है कि एक राज्य में, एक राज्य में ग्रामीण स्तर के लिए
ग्रामीण स्तर के लिए, रूरल एरिया के लिए, यानी ग्रामीण स्तर के लिए, ग्रामीण स्तर के लिए एक स्ट्रक्चर काम करता है। कैसे? जिला पंचायत, ब्लॉक परिषद, ब्लॉक परिषद और ग्राम पंचायत चलता है। ग्राम पंचायत होगा, ये ट्राई लेवल पंचायती राज चलता है। ये बोलते हैं बेटा पंचायती राज, ये पंचायती राज होता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसको बोलते हैं ब्लॉक काउंसिल, और इसको बोलते हैं बच्चे विलेज पंचायत, पंचायत। तो ये तीन चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं, और ये होती हैं रूरल लेवल पर। रूरल लेवल पर आपको देखने को मिलती हैं। किस लेवल पे? रूरल लेवल, यानी ग्रामीण स्तर पर आपको चीजें बेटा देखने को मिल जाती हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी। ठीक है, रूरल लेवल पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और ये बात कब की है बेटा? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये रूरल लेवल पे होता है, इसको ही बोला जाता है पंचायती राज। अब पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में विषय यानी कानून, टॉपिक्स कितने हैं? तो इसमें विषयों की संख्या है 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं इसमें। 29 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। 29 सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट्स आपको इसमें बेटा देखने को मिलते हैं 11वीं शेड्यूल में। ठीक है, जिला, ब्लॉक और ग्राम, ये 11वीं है। 11वीं शेड्यूल का संबंध जो है वो संविधान के भाग 9वें से भी है। 11वीं अनुसूची का संबंध, इस अनुसूची का संबंध जो है, इस अनुसूची का संबंध संविधान के भाग, इसका जो आपको कनेक्शन देखने को मिलता है, कनेक्शन आपको देखने को मिलता है संविधान के भाग 9 से, संविधान के भाग 9 से देखने को मिलता है, भाग 9। और भाग 9 के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 243 ए से लेके ओ तक देखने को मिलते हैं। 243 ए से लेके ओ तक इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बाबू 11वीं शेड्यूल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। ठीक है, चलो, अब 12वीं अनुसूची समझिएगा, जो अंतिम अनुसूची आपको देखने को मिलती है। बड़ी आसान हो जाएगी 12वीं अनुसूची, अगर ये समझ में आ गई ना तो 12वीं बड़े प्यार से समझ में आ जाएगी एकदम। मतलब इतना प्यार तो उनसे भी नहीं होगा जितने प्यार से आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब समझिए। तो बच्चे 12वीं अनुसूची का क्या चक्कर है? ये है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के अंदर क्या है कि ये आती है 74वां संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है 1992 और 93 में। 92 और 93 में ही ये देखने को मिलता है। इसका विषय क्या है बाबू? विषय क्या है इसका? विषय है नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपलिटी भी आप कह सकते हैं। टॉपिक्स कितने हैं इसमें? टॉपिक्स कितने हैं? टॉपिक्स है बाबू 18 सब्जेक्ट्स। 18 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर टॉपिक होते हैं। ठीक है, याद रखिए। प्लस अगर हम बात करें नगर पंचायत का विस्तार किस प्रकार से है? ठीक है, नगर पंचायत का विस्तार किस प्रकार से? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है नगर निगम, नगर निगम। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है नगर परिषद, फिर आपको देखने को मिलता है नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत सबसे नीचे। तो इसका लेवल बेटा ऐसे है, इसको बोलते हैं, नगर निगम को बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल, इसको बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल,
और ये म्युनिसिपल पंचायत या म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपलिटी, तो ये ऐसे काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। और 12वीं अनुसूची का जो संबंध आपको देखने को मिलता है, 12वीं अनुसूची का जो रिलेशन आपको देखने को मिलता है, इसको संबंध आपको देखने को मिलता है संविधान के भाग, जो कनेक्शन है इसका, वो संविधान के भाग 9A से देखने को मिलता है, भाग 9A से देखने को मिलता है। और आर्टिकल कौन से हैं इसके अंदर बाबू? आर्टिकल आपके कौन से? आर्टिकल 243 पी से लेके जेड जी तक, पी से लेके जेड जी तक, पी से लेके जेड जी तक देखने को मिलते हैं, पी से लेके जेड जी तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, पी से लेके जेड जी तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉलिटी के नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हिंदी के, हो जाएंगे, हो जाएंगे। पहले ये बताओ समझ में आया नहीं? मुझे मैं बता रहा हूं, सीधा बताओ मुझे कि सर समझ में आ गया या नहीं आया, जो भी है। ठीक है, अभी फिर उसका फिर सॉल्यूशन करूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सर करंट अफेयर, बेटा करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए कल तक रुक जाऊं, कल मैं आपका जो है कंप्लीट करा दूंगा करंट अफेयर। रिवीजन कैसे करें उसके लिए भी काम कर रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। समझ आ गया? तो बेटा ये थी आपकी टोटल 12 अनुसूचियां, जो कुछ इस प्रकार से भारत के अंदर आपको देखने को मिली। ठीक है, चलिए अदिति एक बार गो थ्रू दोबारा कर देना, बाकी बच्चों को समझ में आ गया है। अब जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी तो इसके बाद आते हैं बेटा संविधान के भाग, जो पढ़ना है बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग। हेडिंग डालिए संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग डालिए संविधान के भाग। हेडिंग क्या डालेंगे बाबू? संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेडिंग क्या है? संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग, संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी हाँ। तो संविधान के जो भाग है, प्रारंभ में कितने थे जैसा मैंने बताया? तो जी प्रारंभ में देखने को मिलते थे, प्रारंभ में देखने को मिलते थे 22। इनिशियली कितने देखने को मिलते थे? इनिशियली देखने को मिलते थे 22। वर्तमान में जो कंडीशन है, वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं दो प्रकार से, क्रमांक और संख्यात्मक। क्रमांक का मतलब है, क्रमांक का मतलब ऑर्डर, संख्यात्मक का मतलब है काउंट, संख्यात्मक का मतलब है काउंट। ऑर्डर के हिसाब से बेटा आज भी 22 है, लेकिन संख्यात्मक तरीके से हो सके 25 हो चुके हैं। संख्यात्मक तरीके से कितने हो गए? वो 25 हो चुके हैं। अब पेपर में अगर आएगा, एग्जाम में अगर आएगा, एग्जाम के लिए जरूरी होगा, एग्जाम में आप 25 चुनेंगे। फिर इसके पीछे बताने का कारण क्या था बेटा? इसके पीछे बताने का कारण इतना सा था कि आप याद रखें कि 23वां भाग कोई सा नहीं है, 24वां भाग भी नहीं है, पर गिनती में भाग हैं। तो वो कैसे हुए? उपभाग जोड़ जोड़कर, यानी कई सारे भाग ऐसे हैं जिनके उपभाग जोड़े हैं। देयर आर मेनी ऑफ द पार्ट्स विच हैविंग सब पार्ट्स, उपभाग जोड़े हैं कईयों में। समझ में आई बात? अब टोटल भागों की बात करते हैं। हेडिंग डालता हूं मैं, सारे भाग एक बार में लिखना चाहता हूं पहले। ठीक है, तो अगर आप एग्री हैं उस चीज के लिए तो बता दीजिए, मैं सारे भाग लिख देता हूं। इस वाले पेज पर जितने आएंगे उतने लिखेंगे, बाकी के अगले पेज पर लिखे जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहां लिखेंगे संविधान के भाग। ठीक है, या आप लिख लेंगे इसमें संख्यात्मक, संख्या। भाग का नंबर कौन सा है?
उसके बाद यहाँ अनुच्छेद उसमें कौन से हैं, उसके बाद उसमें विषय कौन से हैं, उसके बाद उसमें विषय कौन से हैं। एक तरीके की टेबल आप बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसमें टॉपिक क्या है वो देखेंगे इसमें। क्लियर। ठीक है भाई, तो फटाफट से समझिएगा क्या टॉपिक आपको देखने को मिलता है बढ़िया तरीके से। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कि पार्ट है, ये आर्टिकल, ये इसका जो भी टॉपिक होगा। इस तरीके से करके आप भी एक टेबल को जो है बना लीजिए। सबसे पहले है संविधान का भाग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद जगह खाली छोड़ना, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। या आठवां चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, या सात तक लिख लो, सात तक आप लिख लीजिए। आर्टिकल कौन कौन से हैं बाबू इसमें? पहले भाग में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, दूसरे में आर्टिकल 5 से 11, अगले में आर्टिकल 12 से 35, अगले में आर्टिकल 36 से 51, फिर जगह खाली छोड़ो, फिर आर्टिकल 52 से 151, फिर आर्टिकल 152 से 237, फिर आर्टिकल 238। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आप लिखेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर शामिल है। जैसे पहले ही अगर मैं बात करूं, पहले में ही क्या लिखा हुआ है, संविधान के पहले ही भाग में आर्टिकल जो 1 से 4 तक चलता है उसमें लिखा हुआ है क्या भला, भारत के संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख। संघ राज्य क्षेत्र, इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड इट्स टेरिटरी, ये है बाबू संविधान के पहले भाग का नाम। दूसरा है मेरे बच्चे नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। तीसरा जो भाग है जो 12 से 35 तक जा रहा है, फंडामेंटल राइट है, ये मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है ये क्या, दिस इज फंडामेंटल राइट। ठीक है, तीसरे के चौथे के अंदर है बाबू आपका क्या, यह है डीपीएसपी, नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। यहां एक जगह खाली है। नेक्स्ट है पांचवा, यह है संघ में शासन या केंद्र में शासन, केंद्र में शासन, रूल इन सेंटर, सेंटर, रूल इन सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगले में हो जाएगा राज्य में शासन, रूल इन स्टेट, रूल इन स्टेट, रूल इन स्टेट। अगले में है बी टाइप के राज्यों में शासन, बी टाइप स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें, बी प्रकार के राज्यों में शासन, बी क्षेत्र में शासन, बी स्टेट रूल। ठीक है, चलो जैसे नोट हो जाए क्या होता है कैसे होता है वो सब चीज बेटा आगे आप पढ़ेंगे। अच्छा ये भी मैं बताऊंगा बी टाइप स्टेट क्या होता है, हम क्यों नहीं पढ़ते इसके बारे में आज की डेट में, वो सब कुछ बताऊंगा। पहले आप नोट करो, जैसे ही नोट हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट बताओ।
नोटेड? अब निकल गया, बहुत बढ़िया बेटा। अब हम बढ़ते हैं आगे पेज पर। ठीक है, आगे पेज पर हम बढ़ते हैं। ये जगह मैंने खाली जो छोड़ी है इसको भरवाऊंगा, मैं आगे पर लिख के आऊंगा, फिर इसको भरवाऊंगा। ठीक है, तभी आप समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स की हिंदी गलत है, फंडामेंटल राइट्स की। अच्छा, मौलिक अधिकार, धत्तरी की कर्तव्य लिख दिया मैंने। ये मौलिक अधिकार है, अधिकार, अधिकार है। हाँ बेटा, अधिकार है सीमा। इसके बाद आप देखेंगे संविधान का भाग आठवां, आठवां, नौवां। नौ के बाद दो जगह खाली छोड़ना, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, फिर 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, 14 के बाद भी जगह खाली छोड़ना, 15, 18वां, 19वां, 20, 21 और 22। इस तरीके से बेटा 22 भाग आपके टोटल होने हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में समझिए। जैसे 8वें भाग में आर्टिकल कितने, 238 से लेकर या 239 से लेकर 242। इसमें कितना, 243। इसमें कितना, 244। इसमें 245 से 63। ये 264 से 300 ए। 13वें में है बाबू 301 से 308, 307। यह है 308 से 323। यह 324 से 329, 29। ये 330 से लेकर 341 या 342। ये 343 से 351। ये 352 से 360। ये 361 से 67। ये 368। 369 से 392। 393 से 95। 395। तो बाबू ये कुछ इस प्रकार से चलता है, संपूर्ण स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से चलता है। संपूर्ण स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से चल रहा होता है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 8वां भाग है, 8वें भाग में क्या कुछ होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदेशों का प्रशासन। इसको लिखते हैं इंग्लिश में रूल इन यूटी, रूल इन यूटी। ठीक है, अगला है बाबू पंचायती राज। इसको बोलते हैं पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती बोलते हैं इसको। उसके बाद 2 पॉइंटर खाली छोड़ देंगे आगे। इसमें है अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन। शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, रूल इन SC ST एरिया, या रूल इन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया। ठीक है, 11वें भाग में है केंद्र राज्य शक्ति विभाजन, केंद्र राज्य शक्ति विभाजन, विभाजन, पावर डिवीजन। इंग्लिश में आप खुद लिख लेना पावर डिवीजन। ठीक है, दिस इज पावर डिवीजन। ये जो है केंद्र राज्य राजस्व विभाजन, फाइनेंस डिवीजन, राजस्व विभाजन और राजस्व यानी रेवेन्यू विभाजन, रेवेन्यू विभाजन। ठीक है, 13वां आपको देखने को मिल जाएगा, 13वां व्यापार यानी ट्रेड। 14वां आपको देखने को मिल जाएगा सिविल सेवा, सिविल सेवा, सिविल सर्विस।
सिविल सर्विस। 15 आपको देखने को मिल जाएगा चुनाव, इलेक्शन, इलेक्शन, चुनाव अर्थात इलेक्शन, चुनाव अर्थात इलेक्शन। 16वां भाग आपको देखने को मिल जाएगा, जो 16वां भाग है यह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कुछ होते विशेष प्रावधान, जातिगत विशेष प्रावधान, जातिगत विशेष प्रावधान, प्रावधान, कास्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन, कास्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन, कास्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन। 17वें भाग में राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। 18वें भाग में आपातकाल, इमरजेंसी, इमरजेंसी। 19वें भाग में विविध यानी मिसलेनियस, मिसलेनियस। 20वें भाग में संशोधन यानी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। 21वां जो भाग है इसके अंदर है अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान, टेम्परेरी प्रोविजन, टेम्प प्रोविजन। 22वें भाग में आ जाएगा आपका संक्षिप्त यानी ब्रीफ, ब्रीफ। ये बेटा आपके टोटल आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। भाग 19 देख लो एक बार, 361 से 367 देख लिया जी, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, एकदम गच लग रहा है। बताओ क्या करना है। बहुत जोर का लग रहा है, मजा ही आ गया, इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये बाबू आपके टोटल आर्टिकल्स होते हैं। अब ये कितने भाग हैं बाबू? 22। कितने भाग हैं बाबू? 22 है, ठीक है। देखिए सर आपने तो बताया 25 है, तो बाकी के कहां गए? पहले आप इन्हें नोट करोगे, फिर बाकियों के बारे में बताऊंगा। फटाफट नोट करो, आपको दे रहा हूं मैं 20 सेकंड। अब क्या क्या कर रहे हो तुम्हें अब 361 से 367 ही तो है ये। क्या हरकत है ये तुम्हारी? अरे लिखने का तरीका है यार, ये तो हद कर रहे हो तुम भी कि 300 नहीं लिखा, ये क्या बात हुई? तो बाबू टोटल शुरुआत में तो ऐसे थे, है ना, शुरुआत में कितने थे? ऐसे थे। थैंक यू विशाल। लेकिन अब इसके अंदर चेंजेस कैसे आए हैं वो समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, 22 भाग है ना, अभी कितने भाग है? 22। अब चेंज क्या हुआ? सबसे पहला चेंज क्या होता है, 7वां संविधान संशोधन, 7वां भाग जो था इसकी पार्किंग लग गई। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 7th संशोधन, 7th संविधान संशोधन द्वारा, 7th संविधान संशोधन, 7th संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको कर दिया गया समाप्त। ये क्या कर दिया गया बाबू? ये समाप्त कर दिया गया, समाप्त, ये कर दिया गया समाप्त। तो ये हो जाता है खत्म। अब ये आज की डेट में हम इसको नहीं पढ़ते, हो गया, आज की डेट में हम इसको नहीं पढ़ते। तो अब तो सर कितने भाग हो गए? 22 थे, 21 नहीं हो गए अब? जी सर। अब भाग बढ़ाओ, कैसे बढ़ेंगे? उसके बाद बेटा 42वें संशोधन द्वारा 42nd संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? 1976 में। और संविधान में एक भाग जोड़ दिया गया 4A। 4A में आर्टिकल जोड़े जाते हैं क्या? 51A। और इसमें एक भाग जोड़ा जाता है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, मेंटल ड्यूटी। कितने हो गए
तो फिर 22 हो गए, तो एक और जुड़ गया, फिर 22 हो गए। हाँ, तो ये जब जुड़ा तो इसमें फिर 22 हो गए, तो ये जब जुड़ा इसमें फिर 22 हो गए, एक कटा एक जुड़ा यानी 22। आगे देखते हैं अगले पेज पर, और जोड़ेंगे और काटेंगे, आगे वाले पेज पर और जोड़ेंगे और काटेंगे। अब कितने भाग हो गए टोटल? 22 हो गए ना। आगे बढ़े, खींच कर रखो बेटा काम, ऐसे काम ना बन पाएगा। नोटेड, ठीक है। इसके बाद अब देखना आप, अब कितने भाग हो चुके हैं? फिर 22 हो गए। इसके बाद 42वें ही संविधान संशोधन में एक और भाग इसमें जोड़ दिया गया था। 42वें ही संविधान संशोधन में, 42nd संशोधन में ही 1976 में संविधान में एक 14A भाग भी जोड़ दिया गया, 14A। 14A में रिलेटिव आर्टिकल है, संबंधित है। यही जो आर्टिकल्स है, इन्हीं आर्टिकल्स को एड ऑन किया गया और इसमें लिख दिया सिविल सेवा, सिविल सेवा व राजनीति के मध्य संबंध, इति के प्रावधान। मतलब किस तरीके का एक कनेक्शन जो है, किस तरीके का एक कनेक्शन जो है वो रहेगा, किस किस में भला, सिविल सेवा में और पॉलिटिशियंस के बीच में कैसा रिलेशन रहने वाला है, वो चीज यहां ऐड कर दी गई। बेटा भाग कितने हो गए? ये भी ऐड हो गया। तो अब भाग कितने हो गए सर जी? अब भाग हो गए 23 भाग हो गए। दो बचे ना अभी भी, वो कब जुड़ेंगे? 9A और 9B, 9A और 9B। 9A जुड़ता है बाबू 74th संशोधन 1992, 74 संशोधन 1992-93, और 9 भी जुड़ता है 97 संशोधन 2011, 2011। इसमें आर्टिकल कितना जुड़ा बाबू? 243 पी से लेके जेड जी, और बाद में 243 जेड एच से जेड टी। क्या क्या है इसमें? पहले में तो हो जाएगा बाबू नगर पंचायत, इसमें तो हो जाएगा नगर पंचायत यानी म्युनिसिपलिटी, और 9B में क्या हो जाएगा? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बेटा यहां पे आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से तो बेटा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले में देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूर दूर तलक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कहीं से लेके कहीं तक भी। अगर बेटा समझ में आ गया है तो फटाफट बताओ। बताओ। और इस तरीके से आप जोड़ के देख लेना, 25 भाग बैठेंगे अभी। आज के लिए बेटा इतना रहेगा। अब आपकी जो भी डाउट, दिक्कत, परेशानी जिसकी भी जो भी चल रही है, ठीक है, जीएस की रिलेटेड, वो आप मुझे बता सकते हो, आपकी परेशानी को देख लेंगे। तो नेक साइड हो जियो, अरे भैया नेक साइड हो गए, ठीक है। आगरा से हो क्या आप? आगरा में बोलते हैं ऐसे बेटा, ऐसे संविधान के भाग जुड़े या बढ़े हैं, ऐसे होते हैं बेटा 25 भाग। बताइए समझ में, ऐसे 25 होते हैं। यहां तो 22 ही रहेंगे। डाउट बताइए भाई, जो भी है आपका। ठीक है, शिवांगी का कहना है इकोनॉमिक्स का, शिवांगी का कहना है इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़नी है। ठीक है बेटा सुनो, इकोनॉमिक्स के लिए शिवांगी मैं जल्दी ही कुछ ऐसा प्रोविजन करूंगा कि इकोनॉमिक्स आप पढ़ पाए। ठीक है, चलिए। ओके ठीक है, विशाल का भी यही कहना है। ठीक है विशाल, मैं समझ गया। ठीक है चलो, थैंक यू सर। हनी सिंह का गाना सुना दो। अबे यार, ये नहीं, बात कुछ और बताओ सर। जीएस की बुक, जीएस की बुक बहुत जल्दी आने वाली है मार्केट में, वो आपको पता लग जाएगा। एयरफोर्स का
बैच है करियर पे, वो भाई आप टेक्निकल जो टैली कॉलर है उनको कॉल कर लीजिएगा। हाँ बेटा, इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने सुन लिया, इस वाले पे हम बात कर लेंगे। मैं आपको कहता हूं, आप कर लेंगे, मतलब कर लेंगे। करंट अफेयर्स बेटा जो है यूट्यूब पे चल रहा है, उसको आप देख लेना। नहीं नहीं, दोबारा देख लो, 243 पी से लेके जेड जी 74 संविधान संशोधन देख लिया, बिल्कुल सही लिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक। और बताऊं सर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करें? सुनो, चल गई है चलने दो, इकोनॉमी जो चल गई चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कराऊंगा तो कराऊंगा ही ना फिर, अरे ठीक है चलो। अंग्रेजी भी ठीक है ठीक है। अब थैंक यू किरण गौर, थैंक यू। कोई बात नहीं तनु हिना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। स्टैटिक के ऊपर भी विचार चल रहा है। मासा हिस्ट्री, मासा हिस्ट्री में पता ना पढ़ रही कुछ। अरे बेटा पढ़ा तो रखा है मैंने आपको हिस्ट्री की, इसी बात कर रहे होता मैं। काम ऐसा करो पहचान बन जाए, ऐसा चलो निशान बन जाए। ट्रैक्टर है क्या तुम्हारे पास, उसे निशान बनाते डोल ले हो? अरे ना मानो। जीएस की बेस्ट बुक बेटा अगले महीने आएगी बेस्ट बुक, ठीक है चलिए। ठीक है बेटा, कोई नहीं अवंतिका, टेंशन मत लो। सर 22वें भाग में क्या होता है, इसमें संविधान को छोटे फॉर्म में बताया गया, समझाया गया। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। खींच के रखो का मीनिंग क्या होता है? खींच के रखो का मतलब होता है कि कीप द वर्क इन ए बेस्ट फॉर्म, कीप द वर्क इन ए बेस्ट फॉर्म। खींच के रखो का मतलब होता है कीप द वर्क इन द बेस्ट फॉर्म। ठीक है चलो, थैंक यू। ठीक है चलो, ये आपके डाउट थे, मेरे डाउट आपके जो है मेरे पास तक आ चुके हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह इन सब के लिए काम चल रहा है। कोई भी अगर दिक्कत होती है वो आप मुझसे पूछिए, ठीक है, वो वहीं पे आपकी सॉर्ट हो जाएगी तुरंत। ठीक है, आप कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सब कुछ अच्छे से होगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अदिति साहू का आज पेपर है, तो बेटा आपको यशस्वी भव, आप अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है चलिए, ठीक है कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।